हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो अभी एक ऐसा क्वेश्चन चल रहा है और काफ़ी मुझे एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर बताइए कि यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्ज़ाम कब होगा? और सबके माइंड में ये क्वेश्चन लाज़मी भी है क्योंकि जनवरी 2024 से जो है वो नोटिफ़िकेशन निकला हुआ था। तो सबको ये लग रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा, हम किस हिसाब से प्रिपरेशन करें और कितना टाइम अभी और है तो हम उसी हिसाब से हमारी डिटेल्ड प्रिपरेशन कर पाएँ और अगर टाइम कम है तो हम हमारा रिवीजन वगैरह कैसे शेड्यूल करें। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि यूपीएससी एडी पोस्ट का जो एग्ज़ाम है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करवाएगी और यूपीएससी प्री प्लान्ड पहले से ही अपना एग्ज़ाम कैलेंडर डिक्लेयर करके रखती है। और उस यूपीएससी के कैलेंडर में आपको क्लियरली हाइलाइटेड आपको रिजर्व डेट्स मिल जाएगी जहां पर उनकी अलग अलग जो मेन एग्जाम से अलावा जो वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे मेन एग्जाम जो है वो आईएएस हो गया, आईईएस हो गया, इस तरह के उनके पहले से ही एक प्री सिनेरियो के जो एग्जाम्स होते हैं, जो ईयरली बेसिस पे चलते हैं, रूटीन बेसिस पे चलते हैं, उनकी डेट के साथ में ही वो अलग जो एग्जाम्स जो 2 साल या 3 साल में कंडक्ट होते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडक्ट करती है यूपीएससी, उसके हिसाब से वो एक रिजर्व डेट रखते हैं उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो उसी डेट्स में हमारा यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्जाम भी फॉल करता है। यूपीएससी एडी पोस्ट जो है वो एक रूटीन एग्जाम नहीं है, लाइक एज ए आईएएस या आईएएस या और जो इनके एग्जाम्स होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वगैरह जो एग्जाम होते हैं, उनकी तरह रूटीन एग्जाम में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, मैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही बात करूंगा क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई यूपीएससी का मेंबर तो हूं नहीं हूं जो आपको एग्जैक्टली बात बता पाऊंगा। मेरा जो जितना मैं समझ पाया हूँ और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो अभी के अगर अपन यूपीएससी कैलेंडर 2024 के देखें तो आप देखोगे कि वहां पर रिजर्व डेट्स जो दी गई है, ठीक है, तो रिजर्व डेट्स जो दी गई है उसमें अभी के लिए देखें तो 6 जुलाई की डेट है वो जा चुकी है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि 6 जुलाई का जो डेट आ रहा है उस पे तो एग्जाम नहीं होगा, ये तो गया, ये टाइम तो जा चुका है। अब हमारे पास में हाइलाइटेड दो डेट बच रही है। एक तो डेट आ रही है 10 अगस्त की सैटरडे के दिन, और एक डेट आ रही है हमारे पास में 19 अक्टूबर की सैटरडे के दिन, 19 अक्टूबर को। 2 दिन एग्जाम चलेंगे, 10 और 11 एग्जाम चलेंगे 2 डेज में। ठीक है, 10 अगस्त और 19 अक्टूबर। अब इन 2 दिन में से ये मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्जाम जो है इन दोनों में से किसी एक डेट में हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब इसमें भी देखते हैं कि सबसे नियर बाई चांस किसके हैं जिसमें हो सकती है एग्जाम। दोनों दो ऑप्शन तो मिल गए, अब दोनों में से भी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, आज की डेट में जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो आज डेट है हमारे पास में 14 तारीख। ठीक है, तो 14 तारीख जो है, 14 जुलाई आज डेट हो चुकी है। तो 14 जुलाई को, और अगर मैं ये देखूं 10 अगस्त में अगर देखें तो मोटा मोटा 25 दिन का डिफरेंस है। तो 25 दिन हमारे पास में है अभी। लेकिन एक चीज है, जब भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो कम से कम ये मान के चलिए कि आपके पास में 15 दिन से पहले पहले आपके पास में नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है। और इसका आपको बाकायदा जो है वो टेक्स्ट मैसेज आएगा मोबाइल में कि आप अपना जो एग्ज़ाम की डेट है वो इस दिन आपकी एग्ज़ाम रहेगी, और एडमिट कार्ड जो है वो इस दिन से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरह का जो मैसेज है वो आपके मोबाइल पे आएगा जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। तो मेरे हिसाब से अगर 10 अगस्त को एग्ज़ाम होने का चांस है, अगर मैं ये बात करूं कि अगर 10 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होने के चांस है,
तो इसका मतलब इसमें एग्जाम के जो एडमिट कार्ड जो है वो हमारे पास में कब तक आ जाने चाहिए? वो हमारे पास में आ जाने चाहिए 25 जुलाई तक हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। और आज और 25 के बीच में जो मोटा-मोटा जो डिफरेंस है वो लगभग 10 से 11 दिन का डिफरेंस रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि अभी इसके चांस कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शंस अभी ओवर हुए हैं। यूपीएससी के पास में भी जो है अभी आईएएस के एग्जाम्स अभी भी चल रहे हैं। अभी प्री का एग्जाम्स हुआ है और भी कई एग्जाम्स उनके शेड्यूल चल रहे हैं, काफ़ी वर्किंग और भी इसमें चल रही है। तो मेरे हिसाब से जो चांस है वो 10 अगस्त के अभी कम है। कम का मतलब 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांस है वो यूपीएससी एडी पोस्ट के मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं कि 19 अक्टूबर को एग्जाम हमारा हो सकता है। देखो, अगर 25 तारीख तक अगर हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, 25 जुलाई तक अगर हमारे पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यूपीएससी से नहीं मिलती है, साइट पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं डलता है, हमारे पास में कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है, तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 10 अगस्त को नहीं होगा। तो मतलब आपको 10 दिन और वेट करना है। तो 10 दिन वेट करना है तो फिर क्या करना है? तो आप पहली प्रायोरिटी पे अपने प्रिपरेशन लेवल इसी हिसाब से रखिए कि मेरा 10 अगस्त को एग्जाम है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका पहला जो फोकस है वह यही रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं ये कहूं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप हमेशा ये रखिए कि 10th अगस्त को ही मेरा पेपर है। और 10th अगस्त को पेपर है तो आप अपने उसी शेड्यूल के हिसाब से अपने रिवीजन जो है वो करिए। जो रिवीजन कैप्सूल जो मैंने अपने कोर्स में दे रखे हैं या जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो रिवीजन है वो कम से कम 3 टाइम्स आपको रिविजन्स करना है इसके लिए, इस एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन या कोर सब्जेक्ट है, या मैं ये कहूँ कोर जो सब्जेक्ट है उस पे आपका लगभग जो ये कहूँ कि पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको जो निकालने हैं, उसकी थ्योरेटिकल जो रिवाइज करने हैं वो आपको 2 टाइम्स रिवाइज कर लेने हैं अगर आप इसके 10 अगस्त के हिसाब से चलते हैं। और मेन या कोर जो सब्जेक्ट है वो हमारी कौन सी है इसमें? अगर मैं एक बात करूं कि मेन जो सब्जेक्ट है, कोर जो सब्जेक्ट है, वो है एक तो कोस्ट, एफएम और जीएसटी। ये 3 मेजर ऐसी सब्जेक्ट है। हम अभी मैं सिलेबस पे भी आऊँगा, इसी के साथ में आगे हम देखेंगे कि उसमें अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो मेन जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आपको कोस्ट, एफएम और जीएसटी, इन तीनों पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इस पेपर की सबसे कोर सब्जेक्ट है। ये किस हिसाब से बता रहा हूं मैं? 10 अगस्त के हिसाब से बता रहा हूं और अभी आपके पास में 25 डेज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बैंक निकालने की कोशिश कीजिए अगर आपने थ्योरेटिकली अपना कंप्लीट कर लिया है तो। उसके अलावा आप जो फॉर्मूलाज की जो समरी मैंने दे रखी है उस फॉर्मूलाज की समरीज को बार बार रीड आउट करिए। कंपनी एक्ट की जो मैंने समरी दी हुई है उसको देखिए। कस्टम की जो मैंने बहुत ही शानदार समरी दे रखी है उसको देखिए, आपका कस्टम पूरा उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोस्टिंग के जो नोट्स हैं उस नोट्स में आपको पहले से ही मैंने वो रेलिवेंट पार्ट दिया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से है। और जिन्होंने भी मेरा कोर्स जो परचेज किया है उनके पास में बुक्स सबके पास में पहुंच गई होगी। तो बुक्स में आप हाईलाइट करने का काम, अंडरलाइन करने का काम जो भी कर सकते हैं, वो लगभग 2-3 बार आप उसका पूरा रिवीजन मारिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम स्टॉक कैसे निकालते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम सीए या सीएमए बनने के बाद में हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं रहती है। हमें ये तो पता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती क्या है,
लेकिन ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में अगर 90% से ज़्यादा अगर मेरा लेवल ऑफ कंप्लीशन हो चुका है, तो उस केस में मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है। अगर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है, आपके सामने कॉस्ट टू डेट आपको दी जाती है, एडिशनल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको दी जाती है, कैश रिसीव्ड आपके पास में दिया जाता है, वर्क सर्टिफाइड आपके सामने दिया जाता है, तो आपको फिर डिटरमाइन करना है कि इसमें मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ रहा है, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी जा रही है, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया जा रहा है, एक्चुअल आउटपुट दिया जा रहा है, आपको एक्चुअल कॉस्ट दी जा रही है, आपको क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे देगा और आपसे पूछेगा जी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आप थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकली साउंड होंगे तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बाकी आगे की अगर अपन चलें, तो अगर 19 अक्टूबर को एग्जाम होता है, तो फिर 19 अक्टूबर को एग्जाम होता है तो मान के चलिए कि 15 दिन तो अभी जुलाई के हैं आपके पास, ठीक है। 31 दिन आपके पास में अगस्त के हैं अभी, 30 दिन आपके पास में सितंबर के हैं और 18 दिन आपके पास में अक्टूबर के हैं। यानी कुल मिला के आपके पास में देखें तो कितने दिन हो गए, 1494, यानी कुल मिला के आपके पास में 3 महीने हैं। 94 डेज का मतलब हो गया 3 मंथ्स। और मुझे लगता है कि 3 महीने का अगर आपको टाइम मिल जाता है, 25 तारीख तक आप वेट करिए, 25 तारीख तक अगर नहीं आता है कंफर्मेशन 25 जुलाई तक, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में 3 महीने हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और इतना डीप बारीक प्रिपरेशन करिए, बेसिक से प्रिपरेशन करिए और अपने आप को एक पैशनेट रखिए। यूपीएससी एग्जाम वही क्रैक कर सकता है जो अपनी डेली रूटीन में एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है। और वो डिसिप्लिन क्या है, वो डिसिप्लिन एक ही चीज है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। यानी आप लगातार जो है अपने शेड्यूल में से, डेली शेड्यूल में से आप 2 घंटे कैसे निकाल पाते हैं। मैं सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूं, 90 डेज और 2 घंटे देना है। 2 घंटे आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप वर्किंग है, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, बिग फोर में कर रहे हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, अगर आपने 2 से 3 घंटे अगर आपने इस एग्जाम के लिए निकाल लिया, एक एक पेज जो बुक में जो दे रखा है, प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है, ई बुक्स में दे रखा है, एमसीक्यू बैंक आप निकाल रहे हो, टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, 100 के लगभग टेस्ट सीरीज दे रखी है कोर्स में, अगर आप वो दे रखे हैं, 50 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स दिए हुए हैं कोर्स में, अगर आप वो एक बार निकाल रहे हैं 50 से ज्यादा जो पेपर है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में पूछता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेबर टर्नओवर का क्वेश्चंस कैसे आता है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ऑपरेटिंग कोस्टिंग में सर्विस से रिलेटेड जो किलोमीटर्स हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग का, वो किस तरीके से आ रहे हैं, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर मुझे कैसे निकालना आएगा, डेटा किस तरह का क्या आएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जो स्टेट लेवल के एग्जाम दिए होंगे, पीएसयू लेवल के एग्जाम दिए होंगे, लेकिन कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया होगा। आप इस बात से कतई मत घबराइए कि आपने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि आपने अगर सीए एग्जाम क्लियर कर रखा है तो आप मोर कॉम्पिटेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक एग्जाम है। इसमें ना रीजनिंग आएगी, ना मैथ आएगी, ना आपकी जीके आएगी, ना इसमें कोई और अदर सब्जेक्ट आएगी कि ग्रामर पढ़नी है, कुछ पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोफेशनल एग्जाम का तैयार करना है, आपको अपना कॉस्ट तैयार करना है, एफएम तैयार करना है, जीएसटी तैयार करना है, कंपनी लॉ के स्पेसिफिक चैप्टर है वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स आपको देखने हैं, कोई न्यू कंपनी एक्ट में नया कोई चेंजेस आया तो वो देखना है। बाकी आप इसका प्रीवियस पेपर भी जो मैंने कोर्स में दे रखा है, वो अगर आप देखोगे यूपीएससी का, तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछती है। और वो ऐसे क्वेश्चंस है, जब आप याद करो आप अपनी सीए की जर्नी में या सीएमए की जर्नी में ऐसे क्वेश्चन जाने कितने किए हैं, उससे काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं। तो मेरा बस एक ही चीज का सजेशन है,
कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। अगर आप इस एग्जाम के लिए 90 डेज जहां से कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहता हूं मेरे ही मटेरियल को फॉलो करिए। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स से पढ़ रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। आप लगातार उस पे एक एक लाइन पे जोर दीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़िए। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कॉस्ट में एक्सक्लूड करते हैं, क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, किसकी बात किस डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, किसका नंबर क्या है, किसकी हेडिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्या होता है, 13 क्या होता है, 14 क्या होता है, किस में क्या बात लिखी हुई है। जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम आपका सपना नहीं है। ये एग्जाम आप जैसे ही प्रोफेशनल कईयों का सपना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस एग्जाम को कैसे आप क्लियर करते हैं। तो मैंने आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता दी आपके सामने कि 10 अगस्त और 19 अक्टूबर। 10 अगस्त को अगर एग्जाम होता है तो आपके सामने 25 दिन है। आप आज से ही, अगर आपने पहले सीरियस नहीं थे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने माइंड में एक मेकअप बना लीजिए कि मुझे 25 दिन का प्लान कैसे तैयार करना है। और 10 से 11 दिन आप उसी रूटीन में फॉलो करिए, जैसे 25 तारीख इसको 10 अगस्त को पेपर है। और 25 जुलाई के बाद अगर एग्जाम की डेट नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो फिर ये मान के चलिए कि आपके पास में कंप्लीट 3 महीने का समय है। और अपने आप को बस एक ही चीज सोचिए कि मैं सीए फाइनल या सीएमए फाइनल का एस्पिरेंट हूँ। जैसी सिंसियरिटी, जैसा डिसिप्लिन, जैसी हार्ड वर्किंग जो सीए फाइनल में, सीएमए फाइनल में हुआ करती थी, क्योंकि वहां एक ही लक्ष्य होता था। वहां कोई पैकेज नहीं दिखता था, वहां कोई और चीज पावर नहीं दिखती थी, वहां नहीं कोई सोसाइटी दिखती थी। वहां सिर्फ एक ही जुनून होता था कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीएमए बनना है। तो एक टारगेट होता था। अभी आपके सामने ऐसे ही एक टारगेट है कि मुझे जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, वो भी यूपीएससी का ऑफिसर बनना है। ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम से रिलेटेड जो था वो छोटा सा आपके लिए सबमिशन था। काफी लोग परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं बात करूं अगर कोस्टिंग के नोट्स से रिगार्डिंग, कि कोस्टिंग के जो नोट्स हैं, जो प्रिंटेड जो नोट्स दिए गए हैं, उनको किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, क्या चीज़ वहाँ पर जो रेलिवेंट है पढ़ने के लिए है, और क्या डायग्राम्स जो दिए हुए हैं उनको कैसे समरी में रिवाइज करना है। ये सारी जो चीज़ है अपन इसमें एक बार थोड़ा सा क्लुकअप देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पोस्टिंग का जो सबसे ज़्यादा जो पेपर में जो कोर सब्जेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा कोस्टिंग का ही है। ठीक है। देखिए, कोस्टिंग की बात करें तो ये इंडेक्स है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। इसमें टोटल 295 जो पेजेज हैं, उसके हिसाब से इसी को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट एक रिव्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या रेलिवेंट पार्ट आपको दिया हुआ है। खास करके जहाँ पर भी आपको ये इस तरीके के बॉक्स आपको मिलेंगे, तो आप ये एक तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो रेलिवेंट बॉक्स या समरी या कुछ ऐसी बनी हुई हैं, तो वो जरूर आपको स्टडी में रखनी है। कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट का अगर डिफरेंस देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, एनीथिंग फॉर विच इज सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड। वो जो चीज, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी चीज जो कोई सर्विस भी हो सकती है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, जिसके लिए आप कॉस्ट मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरी एक मोबाइल कंपनी है, तो मोबाइल कंपनी के लिए मैं जो कॉस्ट जो डिटरमाइन करूंगा, वो डिटरमाइन करूंगा एक पर्टिकुलर मोबाइल पे, कि मेरी पर्टिकुलर उस मोबाइल पे क्या कॉस्ट आ रही है। ऐसे कॉस्ट यूनिट है कि कॉस्ट यूनिट किसको कहते हैं। ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे कि जहां पर भी ऐसी चीजें दी हुई है, डायग्राम दिए हुए हैं, समरी चार्ट दी हुई है, वहां पर आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये एक छोटा सा लुकअप है जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो आपकी प्रिंटेड बुक्स है, कॉस्ट ड्राइवर, जैसे ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉस्ट ड्राइवर जो है वो किसको कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर और वेरिएबल विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट। ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर होता है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आपने पढ़ा हुआ है,
उसमें कॉस्ट डिटरमाइन करने का, कॉस्ट को एलोकेट करने का एक मीडियम होता है, वो होता है कॉस्ट ड्राइवर। जहाँ जो कॉस्ट जो है, जैसे कई फैक्ट्रीज जो होती है वहाँ पर बैच में आउटपुट आता है। हम कॉस्ट जो डिटरमाइन करते हैं वो बैच के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। तो जो नंबर ऑफ बैचेज जो है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, वो मेरा एक कॉस्ट ड्राइवर बन गया। यानी अगर मेरी कोई कॉस्ट आ रही है और उसको मैं नंबर ऑफ बैचेज के हिसाब से उसको डिवाइड करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। एन एक्टिविटी मे बी एन इवेंट, टास्क और यूनिट ऑफ वर्क एटसेट्रा। वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कोई इवेंट भी हो सकता है, टास्क भी हो सकता है, कोई वर्क यूनिट भी हो सकती है, उसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। ऐसे ही ये जो तीन वर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव में कंफ्यूज करते हैं, कॉस्ट अलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन और कॉस्ट अपोर्समेंट। ठीक है। तो मेरा मतलब आपको यहाँ पे डिटेल कोई क्लास पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है सीए फाइनल के एस्पिरेंट, वो सीए बन के आए हैं सब, सीए में सब पढ़ के आए हैं सिर्फ। मैं आपको ये सब बताते हुए अच्छा भी नहीं लगूंगा। तो ये सब चीज़ें जो है, जैसे अभी जिसने भी किसी ने आरपीएससी एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया होगा, अभी 20 मई को जो लगा था, उस पे एक क्वेश्चन था, मैं लेके आऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो उसमें एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जो था पर्टिकुलर, वो क्वेश्चन था इसके ऊपर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब आपने इसका एक बार भी रीड आउट किया हुआ है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, तो आप उसमें आराम से इजीली ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि भाई ये कॉस्ट सेंटर है, ये प्रॉफिट सेंटर है, ये रेवेन्यू सेंटर है और ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। तो क्वेश्चन आपकी जो थ्योरेटिकली जो नोट्स दिए गए हैं वो उसी हिसाब से दिए गए हैं कि आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है। कोस्ट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, कि कोस्ट कितनी तरह की होती है, किस टाइप की कोस्ट होती है। ठीक है। बाय नेचर किस टाइप की होती है, बाय फंक्शन किस टाइप की होती है। ठीक है। एक्टिविटी किस टाइप की होती है, वेरिएबल सेमी वेरिएबल कैसे होती है, ये सारा। एक बार तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, मतलब आपको सरप्राइज होगा कि जो हम सेग्रीगेशन करते हैं सेमी वेरिएबल कोस्ट का, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्राफिकल मेथड, हाई लो मेथड, एनालिटिकल मेथड और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। जनरली जो एस्पिरेंट है वो ऑल ऑफ द अबव करके आते हैं, बट कुछ एक ऐसा ऑप्शन भी दे देते हैं जहां पर आपको ऑल ऑफ द अबव मार्क नहीं हो सकता। तो वहां पर बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमको किस तरीके से उसको डिटरमाइन करना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लेकर। ठीक है। ऐसे में आगे चलूँ तो आप ये जो टाइप ऑफ कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये जो कॉस्ट है ये किस तरीके की कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो किसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल से भी पूछा हुआ है। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये काफ़ी बार एग्जाम में ये चीज़ें आई हुई है। पीरियड को ये लगता बेसिक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट इतने होते हैं कि हमें ये लगता है कि ये तो सब पढ़ा हुआ है, ये तो हमको सब आता है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने होते हैं और आपको बड़ा कंफ्यूजन सा फील होता है, तब लगता है काश मैंने एक बार इसको स्टडी कर लिया होता कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट किसको कहते हैं, संक कॉस्ट किसको कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये मतलब आपको प्रिंटेड जो नोट्स है उसमें आराम से पढ़ने को मिलेगी। और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। अब दोनों लगने को तो अगर अगर सिंपल इनका मीनिंग टर्म्स अगर देखें तो लगेगा कि दोनों का मतलब एक ही है, एक में कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं और एक में कॉस्ट कम कर रहे हैं। बट ये जो एग्जांपल है कि कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शन, प्रिवेंटिव नेचर की होती है, और जो कॉस्ट रिडक्शन है वो करेक्टिव फंक्शन होता है। तो इस पे काफ़ी मैं बताऊंगा आपको एमसीक्यू जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, ओएनजीसी का, एनटीपीसी का, या पावर ग्रिड कम, या एमएमटीसी के, कई कोल इंडिया के, उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा हुआ है। तो आप एक उनसे बेस ले सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं कि जो डिफरेंट जो एग्जाम के पेपर दिए हुए हैं मैंने 50+, उसमें में आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसमें कौन सी कॉस्टिंग मेथड फॉलो किया जाएगा। जैसे आपको दे दिया है
कि बाइसिकल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाइसिकल है, साइकिल बनाने के लिए कौन सी कॉस्टिंग आपको यूज में लेनी पड़ेगी? तो वहाँ पर मल्टीपल कॉस्टिंग यूज होगी, ठीक है? जैसे कोल माइनिंग में पूछा हुआ है, कोल में कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी? तो वहाँ पर आएगा सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग आएगा। एजुकेशन सर्विस में कौन सी होगी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगी। इंजीनियरिंग में कौन सी होगी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगी। और उनकी कॉस्ट यूनिट क्या होती है वो भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज़ प्रीवियस पेपर से समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सारे कंप्लीट आपको उसमें मैंने उसमें भी दे रखा है, हम क्या बोलते हैं, डेमो नोट्स में भी दे रखा है, आप उनको देख सकते हैं। मेरा मतलब सिंपल इतना सा बताना था कि आपको पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम के लिए। आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोकस है, वो आपकी 3 कोर सब्जेक्ट पे आपको रखना है कि 3 जो कोर सब्जेक्ट है उसमें क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोस्टिंग पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं। अगर मैं एफएम की बात करूँ, एफएम की भी आपको बता देता हूँ कि एफएम में जो है वो कितने चैप्टर्स आपको मेजरली जो है वो देखने हैं। तो एफएम में अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो सब मेरा बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा का है, बट ये मेरे से अभी क्यों सोल्व नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा पेबैक पीरियड कैसे निकालूं, इसका आईआरआर रिटर्न में कैसे निकालूं, ठीक है? तो ये जो इस बुक में है, इसमें जो टोटल जो चैप्टर दिए हुए हैं वो 24 चैप्टर दिए हुए हैं एफएम की। और ये 24 चैप्टर वही है जो हमने हमारी प्रोफेशनल जर्नी में पढ़ाई की है, और इन्हीं से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? डिविडेंड डिसीजन हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। जैसे मैं पहला चैप्टर वर्किंग कैपिटल की बात करता हूँ, तो वर्किंग कैपिटल ने मैंने ये सॉरी जो एफएम है, पूरी एफएम में काफ़ी मैंने ट्राई किया है कि मैं इस पूरी एफएम में जो है वो हाईलाइट इतना कर दूं, एक एक चीज़ अंडरलाइन कर दूं, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसकी वैल्यू पता रहे कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे लिखा है, वर्किंग कैपिटल टू ए कंपनी लाइक द ब्लड टू ह्यूमन बॉडी, मतलब जैसे इंसान के लिए बड़े ब्लड इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्किंग कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी पे एग्जाम एक इसी पे एमसीक्यू आया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड इज द एज द एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। ये तो सब जानते हैं, ठीक है? क्या होती है, क्या इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ है वर्किंग कैपिटल की, कि किस तरीके से इसके निकालते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ठीक है? परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल होती है उसके दूसरे और क्या नाम होते हैं, ठीक है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दूसरे और क्या नाम होते हैं, ये जो चीज़ है इस तरीके के, ये आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि इसको कैसे अपन मार्क कर सकते हैं। टेम्परेरी को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होती है। तो आपको जो पढ़ने का जो पूरा तरीका है वो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि अगर मुझे ये इस तरीके के फॉर्मूलेज आपको देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल का जो अपन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस का कैसे निकालते हैं, फिनिश गुड्स का कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सब सिंपल है, सब डेटा आपको एग्जाम में दिया जाता है, बशर्ते कि आपको ये ध्यान रखना है कि उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो मैं जैसे और चैप्टर की बात करूँ, एक और चैप्टर आपको दिखाता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, टारगेट रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अब आप देख लो, इसी पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेगा, वो कुछ और नाम यूज करेगा, और इस तरीके से हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिर जो है हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते हैं हम, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, केओ जिसको अपन डिनोट करते हैं। फिर उसमें भी हमारे जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो अलग अलग मेथड चलते हैं, ईपीएस वाला कैसे होगा, ग्रोथ मॉडल जो है उसमें कैसे निकालतेगा, और नहीं तो आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो जी है, ग्रोथ रेट है, ये कैसे निकालते हैं। ग्रोथ रेट जो निकालने का जो तरीका है वो आपसे काफ़ी पूछ लेता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, और उसकी मैंने कई क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए इन चीज़ों को।
इसके बाद अगर देखें तो रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो थ्योरीज हैं कि नेट इनकम थ्योरी क्या होती है, एनओआई थ्योरीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, एमएम जो थ्योरी है वो क्या कहती है, एनआई और एनओआई में क्या मेजरली जो डिफरेंस होता है, और रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी आप, ऐसा कोई फाइनेंस का एग्जाम नहीं है जिसमें रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। आपने कभी डीडीए डबल ए का पेपर देखना, जो डीडीए डबल का पेपर जिसने दिया उसमें देखना, आपको 95% जो क्वेश्चन है वो एफएम के ही मिलेंगे, और उसमें भर भर के रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत मतलब मेरी कवर में है, मेरी रेंज में है, सब कुछ है। बस मुझे एक बार उसको रीड आउट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ़ आपको स्टडी करनी है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने हाथ से निकालने हैं। कैपिटल बस्टिंग जो है, कैपिटल बस्टिंग में अलग अलग मेथड है। पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, एआरआर कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, आईआरआर हम कैसे उसकी वो कर डिटरमाइन करते हैं, एनपीवी जो कैसे डिटरमाइन करते हैं, और फिर डिसीजन क्राइटेरिया, कौन से मेथड का डिसीजन क्राइटेरिया कैसे होता है। तो मेजरली आज दो जो है सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, एक तो एफएम को लेकर और कॉस्टिंग को लेकर और एग्जाम डेट को लेकर। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा डिटेल जानना है और सब्जेक्ट के साथ ये भी कंपनी एक्ट और इनको भी डिटेल में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा एक बार एग्जाम डेट अगर 25 तक अगर नहीं आती है तो और ज़्यादा मैं डिटेल जो है वो आपको एलोबरेट कर पाऊँगा कि किस तरीके से जो इसमें जो अपन तैयारी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइप ऑफ रेशियोज कौन कौन से हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक रेशियो में क्विक असेट किसको कहते हैं, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो किसको कहते हैं, ठीक है, क्विक असेट क्या होती है, क्विक असेट में किसको इंक्लूड करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं, ये सारे जो है ये सब आपने इंटर लेवल पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो ही हमारे पीएसयू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से इनको कवर किया हुआ है, कॉम्पिटिटिव पैटर्न के हिसाब से ही कवर किया हुआ है, हर एक चीज़ हर एक एंगल से मैंने कवर किया हुआ है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करके आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कुछ और पढ़ना है, कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, और एक और लास्ट में मैं चीज़ कहूँगा कि 100 जो टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स, तो सबसे बेस्ट है ये। उस कोर्स के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं कि उस कोर्स में इतना मटेरियल दे रखा है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे और कोई कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, आप वो उसमें तो सब कुछ कवर है। और मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर रिवीजन जो वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे टॉपिक जो कम टाइम में जो उनको रिवीजन कर पाएँ अपन, मैं ज़रूर उसमें अपलोड करूँगा कोर्स में। तो यूपीएससी एडी पोस्ट के लिए अभी के लिए इतना ही, और आप तैयारी करिए। और एक मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि अभी 25 दिन भी अगर एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि 70% स्टडी आपने ऑलरेडी कर रखी है। एक माइंड को ये मैसेज दे दो कि मैंने 70% सब कुछ पढ़ रखा है, और 30% का जो स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। अच्छी पोस्ट है, अच्छी पावर है, अच्छी पोजीशन है, अच्छी सैलरी है, ओहदा है, सब कुछ है। अगर आप इसी के लिए पैशनेट है, अगर यही चीज़ करना चाहते हैं, यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन उस जैसी एक ऐसी ही स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, और आपको लगता है कि यार मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, वो मैं सोसाइटी में मेरे डिसीजन से, मेरे फाइनेंशियल डिसीजन से मैं सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, तो ये मान के चलिए कि एक आईएएस ही नहीं होता है जो सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाता है, आपका भी बैकएंड में बहुत ज़्यादा रोल रहेगा अगर आप इस पोजीशन पे बैठते हैं तो। बाकी आपको लगता है कुछ और मुझे बताने की नहीं की ज़रूरत है, तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर टाइम मिलते ही एक वीडियो लाऊँगा। और कोर्स के बारे में और डिटेल वगैरह आपको ज़्यादा देखना हो, तो आप नीचे जो लिंक दे रखे हैं उस पे आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।